हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं फीटल एरिथ्रोपोइसिस और हीमोग्लोबिन डेवलपमेंट की। ठीक है, तो ये फीटल एरिथ्रोपोइसिस कब और कहाँ होती है ये हम देखेंगे, और हीमोग्लोबिन में डिफरेंट चेन कैसे अपीयर होती है ये हम देखने वाले हैं। तो इसको देखने से पहले हम आइए इस ग्राफ को देख लेते हैं, हमारे लिए समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये देखिए, ये एक्स एक्सिस पे देखिए, ये यहाँ पे वीक दिखाया गया है, वीक ऑफ डेवलपमेंट। और यहाँ तक देखिए, ये फीटल लाइफ है बिफोर द बर्थ, और ये देखिए पोस्ट नेटल लाइफ है यानी आफ्टर द बर्थ, और ये एडल्ट लाइफ है, ये हो गया। और यहाँ पे देखिए ये परसेंटेज ऑफ ग्लोबिन सिंथेसिस है वाई एक्सिस पे। और ये देखिए, ये बताया गया है कि साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस की इरिथ्रोपोइसिस कहाँ पे होगी, ये दिखाया गया है। ठीक है, तो आइए हम शुरू से बात करते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये देखिए थर्ड वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ये ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल ये यॉर्क सैक में प्रेजेंट होते हैं। और जब यॉर्क सैक में प्रेजेंट होंगे तो यॉर्क सैक से इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट होगी। और जब यॉर्क सैक से इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट होगी थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में, तो यहाँ पे देखिए 16 क्रोमोसोम नंबर होता है और 11 क्रोमोसोम नंबर, इसी से पूरी हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होती है। तो क्रोमोसोम नंबर 16 पे देखिए जीटा जीन होता है, और क्रोमोसोम नंबर 11 पे इप्सिलॉन जीन होता है। तो जब यॉर्क सैक में इसका फॉर्मेशन शुरू होता है तो यहाँ पे देखिए जीटा चैन, तो ये जीटा जीन भी एक्टिव होता है और इप्सिलॉन भी एक्टिव होता है, दोनों बहुत एक्टिव होते हैं। इस वजह से जीटा चैन का फॉर्मेशन होता है। तो ये देखिए, ये जीटा चैन का फॉर्मेशन शुरू हुआ और इप्सिलॉन चैन का भी फॉर्मेशन शुरू होता है। तो देखिए, ये दोनों 16 और 11 पे एक्टिव होते हैं और ये यॉर्क सैक में एक्टिव होते हैं। इस वजह से देखिए, जब यॉर्क सैक में इरिथ्रोपोइसिस होती है आफ्टर थर्ड वीक ऑफ फीटल डेवलपमेंट में, तो देखिए इप्सिलॉन चैन और जीटा चैन का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों जीन यानी एक्टिव हुए और इप्सिलॉन और जीटा चैन का फॉर्मेशन हुआ। तो देखिए, शुरू में इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, अबाउट 25% या 28% है, और धीरे धीरे ये कम होते रहता है जिस तरह से फीटल डेवलपमेंट होते रहता है। तो देखिए 30% से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे कम हुए। तो ये इप्सिलॉन चैन और ये जीटा चैन जो है, इसको हम एम्ब्रियोनिक ग्लोबुलिन्स बोलते हैं, या इसी को हम गॉर्स हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो गॉर्स हीमोग्लोबिन या एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन ये जीटा चैन और इप्सिलॉन चैन से मिलकर बनता है, और ये यॉर्क सैक में बनता है। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 11 और 16 का ही रोल होता है। उसके बाद फिर ये जो ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल है जो यॉर्क सैक में प्रेजेंट हुआ था, ये धीरे धीरे माइग्रेट करता है और लीवर में चला जाता है। और जब ये लीवर में जाता है तो फिर लीवर जो होता है ये इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन बन जाता है। तो देखिए, लीवर अब इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन बन गया, और जब लीवर इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन बना तो क्या होता है कि लीवर देखिए, ये यहाँ पे 16 क्रोमोसोम नंबर पे अल्फा चैन भी होता है और अल्फा 1 जीन होता है, अल्फा 2 जीन होता है। अल्फा 1 जीन अल्फा 1 चैन बनाता है और अल्फा 2 चैन बनाता है, अल्फा 2 जीन। और ये जीटा चैन और इप्सिलॉन चैन ये सप्रेस हो जाते हैं। तो देखिए, इनका फॉर्मेशन बिल्कुल खत्म हो गया आगे जाके। तो 6th वीक ऑफ डेवलपमेंट में लीवर इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन का काम शुरू कर देता है, और फिर जब लीवर काम शुरू किया तो अब देखिए लीवर से ये देखिए धीरे धीरे अल्फा चैन बननी शुरू हुई। अल्फा में अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों होती हैं, यहाँ पे एक ही दिखाया गया, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा फर्क दोनों में नहीं होता है। तो अल्फा देखिए अब शुरू में हल्का था, कम था, तो जिस तरीके से ये सप्रेस हुआ ये उतना ज़्यादा एक्टिवेट होते गया। तो देखिए अल्फा चैन का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगा। और इतना ही नहीं, 11 क्रोमोसोम नंबर है जिसपे इप्सिलॉन जीन प्रेजेंट था, ये अब सप्रेस हो गया। इसके सप्रेस होने के बाद देखिए जी गामा और ए गामा जीन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये एक्टिवेट होते हैं, धीरे धीरे स्टिमुलेट होते हैं। तो देखिए ये धीरे धीरे स्टिमुलेट हुए, और ये दोनों गामा, जी गामा ए गामा, ये दोनों गामा चैन का फॉर्मेशन करते हैं। तो गामा चैन का फॉर्मेशन देखिए धीरे धीरे बढ़ा, जिस तरीके से अल्फा चैन का फॉर्मेशन धीरे धीरे बढ़ा उसी तरीके से गामा चैन का भी फॉर्मेशन बढ़ा। तो देखिए 2 अल्फा यहाँ से मिले और 2 गामा, तो यही हुआ कि ये देखिए अल्फा चैन, ये गामा चैन, तो 2 अल्फा 2 गामा ये दोनों मिलकर बनाते हैं फीटल हीमोग्लोबिन। तो फीटल हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो गया। देखिए लीवर से स्टार्ट हुआ, ये स्प्लीन में भी होगा और बोन मैरो में भी फीटल हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। इसमें ये वाले जीन एक्टिव होते हैं। और उसके साथ साथ देखिए ये सप्रेस नहीं होता है फीटल लाइफ में। फीटल लाइफ में देखिए यहाँ पे 11 क्रोमोसोम नंबर पे बीटा जीन भी प्रेजेंट होता है, और ये दोनों बीटा जीन बीटा चैन को प्रोड्यूस करते हैं और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो देखिए ये भी थर्ड वीक ऑफ प्रेगनेंसी से ही एक्टिवेट होते हैं और धीरे धीरे ये अपना फंक्शन इंक्रीज करते हैं। तो देखिए धीरे धीरे इनका फंक्शन इंक्रीज हुआ, और देखिए एट द टाइम ऑफ बर्थ ये ज़्यादा हो गए, लेकिन फिर भी एडल्ट लाइफ से कम ही रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बीटा चैन का फॉर्मेशन हुआ, और बीटा चैन का जब फॉर्मेशन हो गया तो ये अब आगे जाके एडल्ट हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेंगे, अभी हम देखते हैं। तो ड्यूरिंग फीटल लाइफ इसमें सबसे ज़्यादा अगर कुछ होता है तो देखिए HbF होता है, ये वाले जीन एक्टिवेट होते हैं, सबसे ज़्यादा इनका फॉर्मेशन होता है। इस वजह से इसको हम फीटल हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। तो देखिए फीटल हीमोग्लोबिन हो गया।
और उसके बाद यहाँ पे अभी हम और बात कर रहे हैं। तो देखिए ये जो यहाँ से ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल माइग्रेट हुए थे लीवर में, कुछ ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल ये स्प्लीन में भी चले जाते हैं, और स्प्लीन भी अबाउट 10th वीक ऑफ द डेवलपमेंट में स्प्लीन भी हिमेटोपोइटिक ऑर्गन का काम शुरू कर देती है। और ये 10th वीक से शुरू होती है और देखिए 28th वीक तक खाली इसका फॉर्मेशन होता है। तो स्प्लीन 10th वीक से 28th वीक तक ये हिमेटोपोइटिक ऑर्गन का काम करती है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए स्प्लीन का काम हो गया। और लीवर की हम बात किए थे, तो लीवर देखिए ये 6th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी में इसका एरिथ्रोपोइटिक फंक्शन स्टार्ट हुआ था, और टिल द बर्थ के टाइम तक इसका फंक्शन होता है। लेकिन ये जिस तरह से फीटल डेवलपमेंट होता है उसी तरीके से कम होते रहता है, क्योंकि ये देखिए बोन मैरो का फंक्शन इंक्रीज होते रहता है। तो बोन मैरो देखिए ये 18 वीक ऑफ द फीटल डेवलपमेंट में यहाँ एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट होती है, और जिस तरीके से फीटल डेवलपमेंट होता है उसी तरीके से बोन मैरो में एरिथ्रोपोइसिस ज़्यादा होते रहती है। तो इसमें ज़्यादा होते रहती है, इसी वजह से लीवर में डिक्रीज होते रहती है। और उसके बाद जब इसमें ज़्यादा होगी तो देखिए इसी वजह से बीटा चैन का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। और ये हो गया हमारा बिफोर बर्थ। तो बिफोर बर्थ देखिए यहाँ पे डोमिनेंट फीटल हीमोग्लोबिन है, और बर्थ से पहले देखिए यहाँ पे गामा चैन जो है ये डिक्रीज होने लगती है, और जब गामा चैन ये डिक्रीज होगी तो बीटा चैन इंक्रीज हो रही है। तो इसी वजह से बर्थ के टाइम पे 60 to 80% जो होती है ये फीटल हीमोग्लोबिन होती है, बाकी एडल्ट हीमोग्लोबिन होती है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा और बीटा से मिलकर बनती है। तो देखिए अल्फा और बीटा है, इस वजह से एडल्ट हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होंगी एट द टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन मोस्टली जो होंगी वो फीटल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है बर्थ के टाइम पे। फिर बर्थ के टाइम पे ये गामा जो जीन है, ये गामा जीन सप्रेस होने लगता है, तो गामा चैन का फॉर्मेशन कम हो जाता है। तो देखिए गामा चैन का फॉर्मेशन कम हो गया, और यहाँ पे बीटा चैन का फॉर्मेशन बढ़ जाता है, इस जीन का फॉर्मेशन बढ़ेगा, ज़्यादा एक्टिवेट होगा ये। तो देखिए यहाँ पे अल्फा तो कांस्टेंट है, अल्फा में कोई चेंजेस नहीं है आफ्टर बर्थ भी। तो अल्फा और बीटा ये दोनों मिलके एडल्ट हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन किए। और इतना ही नहीं, ये एडल्ट हीमोग्लोबिन तो बन गया, और ये जो गामा चैन है ये गामा चैन एकदम खत्म नहीं होता है, बल्कि कुछ रहता है। इसी वजह से एडल्ट लाइफ में भी HbF थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट होता है, क्योंकि अल्फा चैन यहाँ से मिलेगा और गामा चैन यहाँ से मिलेगा। तो एडल्ट लाइफ में भी थोड़ी सी मिकदार में या थोड़ी सी अमाउंट में HbF या फीटल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और मोस्टली HbA प्रेजेंट होता है। और इसमें भी HbA1 है और HbA2 भी होता है। तो HbA2 क्या होता है? तो देखिए अल्फा चैन में तो कोई परेशानी नहीं, अल्फा चैन क्रोमोसोम नंबर 16 पे ये शुरू से स्टार्ट हुआ, और इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं पूरी लाइफ। तो अल्फा चैन यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर 11 है, यहाँ पे डेल्टा जीन भी प्रेजेंट होते हैं, और ये डेल्टा जीन भी अपना काम करते हैं, और ये डेल्टा जीन डेल्टा चैन बनाते हैं, और ये डेल्टा चैन और अल्फा चैन मिल के HbA2 का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं HbA2। ये अल्फा और डेल्टा जीन से बनते हैं, और ये डेल्टा जीन भी क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है। तो यहाँ से हमने देख लिया। अब आइए हम इधर बात करते हैं। तो देखिए फीटल इरिथ्रोपोइसिस के बारे में क्या बताया गया कि फीटल इरिथ्रोपोइसिस अकर्स इन यॉर्क सैक, लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो। तो यॉर्क सैक में स्टार्ट होती है 3 वीक से लेकर 8th वीक तक ये यॉर्क सैक में चलती है। तो देखिए 3rd वीक में स्टार्ट होती है यहाँ पे, और 3rd वीक से 8th वीक तक देखिए यहाँ तक जाती है, और 8th वीक में ये खत्म होती है, लेकिन 6th वीक में ही लीवर जो है अपना इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन का काम शुरू कर देता है। और उसके बाद लीवर देखिए 6th वीक में शुरू किया, और पूरे बर्थ तक ये अपना काम करेगा। तो बर्थ तक ये काम तो करेगा, लेकिन बर्थ तक इसके पहुंचने तक और इसके ख़त्म होने से पहले बोन मैरो अपना काम शुरू कर देती है, ताकि यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल जाए, अचानक इरिथ्रोपोइटिक फंक्शन खत्म ना हो। तो देखिए बोन मैरो भी अपना 18th वीक ऑफ द डेवलपमेंट से बोन मैरो हिमेटोपोइटिक ऑर्गन का काम शुरू कर देती है। और स्प्लीन की बात करें तो देखिए स्प्लीन 10th वीक से लेकर 28th वीक तक ये हिमेटोपोइटिक ऑर्गन का काम करती है। तो देखिए 10th वीक से शुरू होता है और 18th वीक तक जाता है बस, और उसके बाद ये पूरी फीटल लाइफ में नहीं रहता है। फीटल लाइफ में पूरे डोमिनेंट अगर कोई रहता है तो वो लीवर रहता है, कि ये 6 वीक से स्टार्ट होता है और पूरी फीटल लाइफ काम करता है। और फीटल लाइफ में बोन मैरो भी हिमेटोपोइटिक का काम करती है, लेकिन ये लेट स्टार्ट होती है, यानी 18th वीक में स्टार्ट होती है, और टिल द लाइफ पूरी लाइफ ये बोन मैरो हिमेटोपोइटिक ऑर्गन का काम करती है। तो यही यहाँ पे बताया गया कि लीवर 6 to बर्थ, स्प्लीन 10 to 28 और बोन मैरो 18 to द एडल्ट, पूरी जिंदगी ये ऐसा करती है। और यहाँ पे बताया गया यंग लीवर सिंथेसाइज ब्लड। तो वाई से यॉर्क सैक, एल से लीवर, एस से स्प्लीन, बी से ब्लड। तो देखिए सीक्वेंस में है, सबसे पहले यॉर्क सैक में होगा 3rd वीक में, लिवर में 6th वीक में, और स्प्लीन में 10th वीक में, और ब्लड यानी बोन मैरो में 18th वीक में। तो ऐसे हिमेटोपोइसिस शुरू होती है, यहाँ से स्टार्ट हुई।
और उसके बाद अब हीमोग्लोबिन डेवलपमेंट की बात करें तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, बस यहाँ पे उसी को देख लेते हैं। तो एम्ब्रियोनिक ग्लोबुलिन जिसको हम गॉर्स हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं, इसमें जीटा चैन और इप्सिलॉन चैन होता है। तो देखिए ये वाला मिलकर बनता है, ये देखिए ये है, हम बात कर चुके हैं। और उसके बाद फिर फीटल हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 गामा होते हैं। तो देखिए ये 2 अल्फा और 2 गामा जीन एक्टिवेट होते हैं और फीटल हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं। और फिर एडल्ट हीमोग्लोबिन की हम बात करें जिसको A1 बोलते हैं, तो इसमें 2 अल्फा होते हैं और 2 बीटा होते हैं। तो देखिए ये 2 अल्फा और ये 2 बीटा मिलके ये देखिए यहाँ पे एडल्ट हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको HbA1 बोलते हैं। ये इतना हो गया। अब यहाँ पे एफिनिटी की बात की जा रही है, ये भी थोड़ा सा हम अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे HbF हैज़ हायर एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू लेस एविड बाइंडिंग ऑफ 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। तो ये बताया जा रहा है कि ये HbF जो है, इसकी एफिनिटी जो होती है ऑक्सीजन से बाइंड करने की, वो ज़्यादा होती है। और ज़्यादा होने की वजह क्या है, क्योंकि इसमें 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बाइंड नहीं कर पाता है। और ये 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट जब हीमोग्लोबिन चैन से बाइंड करता है तो इसको टॉट कॉन्फ़िगरेशन में कर देता है। और जब ये टॉट कॉन्फ़िगरेशन में जाता है तो ये आसानी से ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है, 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। तो इसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे। बस ये है कि ये अगर हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बहुत अच्छे से बाइंड नहीं कर पाता है और ऑक्सीजन बहुत आसानी से रिलीज कर देता है। और ये 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट ये मोस्टली बाइंड करता है बीटा चैन पे। ठीक है, बीटा चैन पे बाइंड करेगा। तो फीटल हीमोग्लोबिन में बीटा चैन नहीं है, तो बीटा चैन नहीं है, इस वजह से फीटल हीमोग्लोबिन में 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इसकी एफिनिटी, HbF की एफिनिटी ज़्यादा होगी। किससे? HbA1 से, क्योंकि HbA1 में बीटा चैन है और बीटा चैन में 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बाइंड कर जाएगा। और जब 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बीटा चैन पे बाइंड करेगा तो इसकी एफिनिटी कम होगी और इसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी। तो ये यहाँ पे बताया गया। अब क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, तो देखिए, अलाउिंग HbF टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम मैटरनल हीमोग्लोबिन HbA1 एंड HbA2। तो ये इससे फ़ायदा ये हुआ कि जब इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा है और इसकी एफिनिटी कम है, ठीक है, HbA1 की भी और HbA2 की भी, तो यहाँ से आसानी से जब प्लासेंटा पे आएगा तो HbA1 से HbF ऑक्सीजन को स्नैच कर लेगा। यही बताया गया कि अलाउिंग फीटल हीमोग्लोबिन टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम मैटरनल हीमोग्लोबिन HbA1 एंड HbA2 अक्रॉस द प्लासेंटा। तो वही प्लासेंटा में मैटरनल हीमोग्लोबिन से ये फीटल हीमोग्लोबिन आसानी से ऑक्सीजन को स्नैच कर लेगा और ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो ये हो गया। और उसके बाद फिर देखिए बताया गया कि HbA2 जिसमें 2 अल्फा और 2 डेल्टा चैन होते हैं, इज ए फॉर्म ऑफ एडल्ट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट्स। तो ये हमने यहाँ पे बताया कि ये वाले जो कॉम्बिनेशन होता है कि 2 अल्फा और 2 डेल्टा, इसको हम HbA2 बोलते हैं और ये एडल्ट हीमोग्लोबिन का फॉर्म है, लेकिन ये बहुत थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पे इस ग्राफ में नहीं दिखाया गया। तो ये हीमोग्लोबिन डेवलपमेंट भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसमें देखिए निमोनिक क्या है कि फ्रॉम फीटल टू एडल्ट हीमोग्लोबिन। तो फीटल से एडल्ट की तरफ जब हम जाएंगे तो सबसे पहले देखिए अल्फा ऑलवेज गामा गोस बिकम्स बीटा। तो देखिए अल्फा जो होगा ये हमेशा होगा, अल्फा जब बनना शुरू हो तो हमेशा अल्फा बनेगा। और गामा जो होगा ये खत्म हो जाएगा। देखिए गामा जो है ये आफ्टर द बर्थ ये बहुत कम हो जाता है, तो ये गामा गॉस। और जब गामा चला जाएगा तो बिकम्स बीटा। तो जब गामा जाएगा तो गामा को रिप्लेस करने कौन आएगा, देखिए बीटा चेन जो है वो गामा को रिप्लेस कर देगी। तो इससे हम याद रख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने यही बात किया कि फीटल एरिथ्रोपोइसिस कैसे होती है, कहाँ कहाँ कौन से ऑर्गन है, और उसके बाद हीमोग्लोबिन डेवलपमेंट कैसे होता है, ये जीन के बारे में भी हमने बात कर लिया। और फीटल एरिथ्रोपोइसिस में लिम्फ नोड का भी रोल होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं बताया गया, बस समय से याद रखें कि लिम्फ नोड का भी बीच में रोल होता है। ठीक है।